ये कहानी है मयंक के पुनर्जन्म और कामिनी की भटकती आत्मा की। कैसे मयंक अपने पिछले जन्म की प्रेमिका की आत्मा से मिला। कहानी को अंत तक जरूर देखें, एक नए डर के एहसास के साथ। मयंक एक पोस्ट ऑफिस में काम करता था। आज मयंक जैसे ही ऑफिस पहुंचा तो बड़े बाबू ने उसको एक लेटर देते हुए कहा, मयंक, तुम्हारा ट्रांसफर गांव बीरनपुर में हो गया है और तुम्हें कल ही निकलना होगा। लेकिन मैंने तो कोई अर्जी नहीं लगाई थी, फिर भी। पता नहीं, ये तो ऊपर से ही आया है। तुम्हें जाना ही पड़ेगा। लेकिन क्या? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। जब तुम जाने को निकलो तो मुझे बताकर जाना। हाँ, ठीक है। और फिर मयंक अपने घर चला गया और जाने की तैयारी करने लगा। जब मयंक जाने को निकल रहा था तब उसने सोचा कि बड़े बाबू को फोन कर लेता हूं, लेकिन तभी मयंक की मां वहां आ गई। बेटा मयंक, तू जा रहा है तो ठीक से जाना। मैंने तेरे लिए खाना भी रख दिया है, जिसे रास्ते में कहीं खा लेना। और तेरे सारे गरम कपड़े रख लिए हैं ना? हाँ माँ, सब कुछ रख लिया है। और मयंक बड़े बाबू से बिना मिले घर से निकल गया। मयंक रात में बीरनपुर की स्टेशन पर पहुंच गया। मयंक ने देखा तो पूरी स्टेशन खाली थी। ये क्या? यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा है। अब किससे पूछूं? तभी मयंक को एक आदमी दिखाई दिया और मयंक उसके पास जाकर बोला, भाई साहब, ये बीरनपुर का रास्ता किधर से जाता है? क्यों भाई, वहां क्यों जा रहे हो? मुझे कुछ काम है। अभी वहां के लिए कोई भाड़ा मिल जाएगा? इतनी रात को किसी को मरना है क्या जो बीरनपुर जाएगा? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं सही बोल रहा हूँ। और तुम भी अपनी जान बचाना चाहते हो तो अभी मत जाओ, सुबह चले जाना। लेकिन इतनी रात को मैं यहाँ कहाँ रहूंगा? मैं यहाँ नौकरी करता हूँ, तुम मेरे ऑफिस में ही रुक जाओ, लेकिन वहां अभी मत जाओ। लेकिन अभी जाने में क्या परेशानी है? आप साफ साफ बोलो। क्योंकि वो रास्ता ठीक नहीं है। वहां रास्ते में चोर लुटेरे बहुत हैं, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं सब देख लूंगा। फिर मयंक वहां से निकल गया, लेकिन बाहर कोई ऑटो या रिक्शा नहीं था। अब क्या करूं? यहाँ तो कोई साधन नहीं है, कैसे जाऊं? फिर मयंक वहीं बैठकर इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद उसको एक बैलगाड़ी मिली तो मयंक ने कहा, अरे भैया, रुको जरा। कहाँ जा रहे हो? आपको कहाँ जाना है? मुझे बीरनपुर जाना है। यह सुनकर आदमी डर गया और बोला, नहीं भैया, मैं वहां नहीं जा रहा हूं, और मेरी मानो तो तुम भी मत जाओ। जिसको देखो वो मना कर रहा है, लेकिन क्यों ना जाऊं? कोई बताएगा? वो मुझे नहीं पता, मैं दूसरे गांव जा रहा हूं। तो मुझे रास्ते में उतार देना, मैं वहां से पैदल ही चला जाऊंगा। आदमी के बहुत मना करने पर भी मयंक नहीं माना और उसके साथ चल दिया। भैया, मुझे सच बताओ, आप मुझे वहां जाने को क्यों मना कर रहे हो? हमको तो नहीं पता, लेकिन मेरे पिताजी बताते थे कि वहां एक चुड़ैल का वास है। बीरनपुर के रास्ते में एक पेड़ है, वहां पर एक चुड़ैल रहती है और रात को कोई भी उधर से जाता है तो वो उसको मारकर पेड़ से लटका देती है। क्या तुमने कभी उसको देखा है? नहीं, मैं तो कभी रात को वहां से नहीं जाता हूँ। ये सब सिर्फ अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप शहरी लोगों का यही है कि जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लेते तब तक मानते नहीं हो। ठीक है, तो फिर आज मैं भी देखता हूं कि वो डायन मुझे मिलती है या नहीं। ठीक है, अगर जिंदा रहे तो कल मिलते हैं। फिर मयंक वहां से चल दिया। रात को जब मयंक रास्ते पर चल रहा था तब उसके पैरों से पत्ते चटकने की आवाज आ रही थी। रात का सन्नाटा इतना था कि मयंक को उसके दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। और फिर मयंक उस पेड़ के पास से गुजरा तो लगा जैसे एक ठंडी हवा का झोंका उससे टकराकर गुजर गया हो। मयंक एक पल के लिए सहम गया और फिर आगे चल दिया। फिर मयंक को लगा जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा हो।
मयंक ने चारों ओर देखा तो कोई नहीं था। लगता है लोगों की बातों का असर मेरे दिमाग पर हो गया है। फिर मयंक जल्दी से अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद मयंक को फिर से लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। मयंक वहीं रुक गया। तभी फिर से एक ठंडी हवा का झोंका मयंक से टकरा गया। तब मयंक ने जल्दी से अपने कदम बढ़ाए और फिर मयंक को लगा जैसे पायल की छन छन की आवाज उसके पीछे से आ रही हो। और फिर मयंक ने पीछे पलट कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका दिल मानो धड़कना बंद कर दिया हो। मयंक के सामने एक काला साया था जिसकी सिर्फ आंखें ही चमक रही थीं और वो मयंक की तरफ ही आ रहा था। मयंक के पैर मानो जम से गए हों, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके वहां से भागने लगा। रास्ते में उसके पैर किसी से टकरा गए और मयंक वहीं गिर गया और बेहोश हो गया। सुबह जब मयंक को होश आया तो उसने देखा कि 2 आदमी उसके पास खड़े थे। मैं यहां कैसे आया? फिर मयंक को रात की सारी घटना याद आ गई और मयंक ने उनको सारी बात बता दी। वो आदमी मयंक को अपने घर ले गए और फिर उसको पोस्ट ऑफिस में छोड़ने चले गए। सारा दिन मयंक उसी घटना को याद करता रहा। आखिर वो कौन थी? तभी मयंक का चपरासी वहां आया। तब मयंक ने उससे पूछा, रामू, ये पेड़ वाली डायन का क्या मामला है? अरे साहब, तुम एक बार तो बच गए, लेकिन अब दोबारा वहां जाने की गलती मत करना, नहीं तो जिंदा भी नहीं बचोगे। लेकिन वो कौन है और उसने मुझे क्यों नहीं मारा? हाँ, ये बात तो है कि उसने आपको कैसे जिंदा छोड़ दिया। रात में जो भी वहां से गुजरा है जिंदा नहीं बचा। मयंक यही सोच विचार में लगा रहा। फिर उसे याद आया कि बड़े बाबू ने बोला था कि मुझसे बात कर लेना। और फिर मयंक ने बात करने के लिए फोन उठाया तो रामू बोला, साहब, फोन कुछ दिनों से खराब है, अभी तक सही नहीं हुआ है। लेकिन मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी। वो तो अभी नहीं हो सकती। मयंक चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर बाद शाम हो चुकी थी और मयंक अपने रूम पर आ चुका था। साहब, खाना रखा है, खा लेना, अब मैं चलता हूँ। ठीक है रामू। फिर मयंक रात को वही सब याद करने लगा और सोचने लगा। ये हकीकत थी या सिर्फ मेरा वहम था? मुझे इसके बारे में पता करना चाहिए। और ये सोचते सोचते मयंक सो गया। रात को 1 बजे थे और मयंक सो रहा था। तभी उसको लगा कि जैसे उसके घर के बाहर कोई रो रहा हो। मयंक उठा और उसने गौर से वो आवाज सुनी। ये आवाज तो बाहर से आ रही है, लेकिन इतनी रात को कौन रो रहा है? देखता हूं। और मयंक घर के बाहर गया तो वहां कोई नहीं था। फिर मयंक को लगा जैसे ये आवाज दूसरी तरफ से आ रही है और मयंक आवाज का पीछा करते करते वहीं पहुंच गया और इधर उधर देखने लगा। तभी मयंक को लगा कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। मयंक ने जैसे ही पलटकर देखा तो वहीं चुड़ैल थी। ये देखकर मयंक वहीं बेहोश हो गया। सुबह लोगों ने मयंक को देखा तो वो उसको उसके रूम पर लेकर आ गए। थोड़ी देर बाद मयंक को होश आया तो रामू उसके पास बैठा था। रामू, मैं यहाँ कैसे आया? मैंने आपको बोला था ना वहां मत जाना, फिर आप वहां क्यों गए थे? फिर मयंक ने रामू को सारी बात बताई। मेरी एक बात समझ नहीं आ रही कि वो चुड़ैल आपको कुछ क्यों नहीं करती है। अब तक उसने न जाने कितने लोगों को मार दिया है। पता नहीं वो क्या चाहती है। मुझे उसके बारे में पता करना होगा। उसके बारे में तो गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा ही बता सकते हैं। वो कहाँ मिलेंगे? गांव के बाहर उनकी एक झोपड़ी है। तो फिर ठीक है, तुम मुझे वहां लेकर चलो। और फिर रामू और मयंक बाबा के पास चल दिए। थोड़ी देर में वो बाबा के पास पहुंच गए। बाबा, ये मेरे साहब हैं, शहर से आए हैं, ये कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं? बाबा, मैं उस चुड़ैल के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसके बारे में जानकर क्या करोगे?
फिर मयंक ने बाबा को सारी बात बता दी। अब आप ही बताओ बाबा, मैं क्या करूं? उसका नाम कामिनी था। वो यहाँ के जमींदार की इकलौती बेटी थी। कामिनी बहुत ही सुंदर थी। उस समय मैं करीब 11 साल का था। जमींदार और उसकी पत्नी अपनी बेटी कामिनी को बहुत प्यार करते थे और जमींदार के यहाँ काम करता था शरद। शरद जमींदार का सबसे वफादार नौकर था। शरद और कामिनी एक दूसरे को पसंद करते थे। एक दिन जमींदार ने शरद और कामिनी को एक साथ बैठे देख लिया था और फिर जमींदार ने शरद को पंचायत में बुलाया और पंचायत के सामने ही शरद को फांसी से लटका दिया। कामिनी ये सब सहन नहीं कर सकी और कुछ दिनों बाद कामिनी ने भी उसी पेड़ पर फांसी लगा ली और ये श्राप दिया, मेरे शरद की मौत के जिम्मेदार तुम सभी लोग हो। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। तुम लोग कभी सुखी नहीं रहोगे। और फिर जब भी कोई उस पेड़ के पास जाता तो वो उसको मार देती। लेकिन उसने मुझे क्यों नहीं मारा? ये तो मुझे नहीं पता। रात हो चुकी थी और मयंक अपने कमरे में लेटा था। कामिनी के साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन वो मुझे बार बार क्यों दिखाई देती है? तभी उसको फिर से किसी के रोने की आवाज आई और मयंक उसका पीछा करते हुए फिर से वहीं पहुंच गया और आज उसको कामिनी सामने खड़ी दिखाई दी। शरद, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। नहीं, मेरा नाम मयंक है, मैं शरद नहीं हूँ। नहीं, तुम ही मेरे शरद हो। और फिर मयंक वहां से भागता हुआ अपने कमरे में आ गया। मयंक के कानों में एक ही आवाज गूंज रही थी, तुम ही मेरे शरद हो, तुम ही मेरे शरद हो, तुम ही मेरे शरद हो, तुम ही मेरे शरद हो। रात को मयंक की आंख कब लग गई उसे पता नहीं चला। अगले दिन सुबह मयंक फिर से वही बाबा के पास गया और बोला, बाबा, वो कल फिर से मुझे दिखी थी। क्या कहा उसने? उसने मुझे शरद कहकर पुकारा था। और फिर मयंक ने बाबा को पूरी घटना बता दी। अब मुझे सब समझ में आ गया। क्या? तुम ही शरद हो। ये तुम्हारा पुनर्जन्म है और कामिनी ने तुम्हें पहचान लिया है, इसलिए वो तुम्हें मार नहीं रही है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा ही है, तुम ही शरद हो। नियति ने तुम्हें यहाँ भेजा है। अब तुम ही सब कुछ ठीक कर सकते हो। मैं कुछ समझा नहीं बाबा। देखो, आज नहीं तो कल वो तुम्हें तुम्हारे शरीर से मुक्त करके अपने साथ ले ही जाएगी। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता बाबा। तो फिर एक काम करो, आज रात फिर तुम वहां जाओ और जैसा मैं बोलता हूं वैसा ही करो। शायद वो मान जाए। मयंक ये सब सोचता हुआ अपने रूम पर आ गया। दिन भर मयंक ऑफिस में यही सब सोचता रहा और फिर रात हो गई। मयंक ने बहुत सोचा और फिर वो डरते हुए पेड़ के पास चला गया। कामिनी, मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं। और फिर कामिनी अपने असली रूप में मयंक के सामने आ गई। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। शरद, तुम जानते हो मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जिन लोगों ने हमें अलग किया था, मैंने उन सबको मार दिया। हाँ, गलत को तो मारा, लेकिन साथ में बेगुनाहों को भी मार दिया। नहीं, वो सब गुनहगार थे। गुनहगारों को तो तुम पहले ही मार चुकी हो। अब कौन बचा है? अब लोगों को क्यों मार रही हो? हमारे साथ जो हुआ वो हमारा नसीब था। अब तुम इन लोगों को माफ कर दो और यहाँ से चली जाओ। नहीं, मैं तुम्हारे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। नहीं कामिनी, ये नहीं हो सकता। तुम नियति को नहीं बदल सकती। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। कामिनी, तुम बहुत अच्छी हो। ऐसे काम करके खुद को बदनाम मत करो। हमारा प्यार हमेशा अमर रहेगा।
एक पवित्र आत्मा बनो ताकि लोग तुम्हें सदा याद रखें। और फिर मयंक के समझाने पर कामिनी मान गई और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वहां से गायब हो गई और शरद फिर से अपनी ड्यूटी करने लगा। एक दिन रात को मयंक अपने देर रात काम कर रहा था, तभी फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ बड़े बाबू थे। मयंक, मुझे तुम्हें कुछ बताना था, लेकिन तुम बिना मिले ही चले गए। हाँ, वो मुझे याद नहीं रहा और फोन भी खराब हो गया था। बीरनपुर में एक चुड़ैल का साया है, संभल कर रहना। अब कोई चिंता करने की बात नहीं है, सब ठीक हो चुका है। अच्छा, वो कैसे? 2 दिन बाद मैं घर आ रहा हूँ, फिर सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, अपना ध्यान रखना। ठीक है, बाय। अभी मयंक ने फोन रखा ही था कि तभी उसको फिर से किसी के रोने की आवाज आई और मयंक वहीं जमसा गया। अगली सुबह। साहब कहाँ हो? पता नहीं घर खुला छोड़कर कहाँ चले गए। इनका सामान तो यहीं है, फिर कहाँ चले गए?